हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ है जिसमें आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। ये सीरीज़ हम आर.एस. शर्मा की बुक से कवर कर रहे हैं, रामचरण शर्मा। इस बुक से हम ये सीरीज़ कवर करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि रिटन के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपके रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा करेगी। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको पढ़ने की, क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो, ये हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये और अच्छे से समझ आएगा। बाकी इसको भी आप देख सकते हैं, इसके बाद उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो लेखक हैं उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखा, किस तरह से लिखा, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, इसमें क्या योगदान रहा है ब्रिटिशर्स का, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की PDF मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले तो इसमें उपनिवेशवादियों के क्या विचार हैं और क्या योगदान रहा है। हमारे जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको लिखने में उपनिवेशवादी मतलब कॉलोनाइजेशन होता है। बेसिकली कॉलोनी क्या होती है, जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आके रहे थे, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ किया, बट हमें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी। तो दैट इज़, जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉलोनी बना के रहते थे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं उपनिवेश, ठीक है। तो उपनिवेशवादी जो यहाँ पे थे उनके क्या विचार थे और उनका क्या योगदान रहा है। देखिए, तो भारत के भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। उन्होंने हमारे जो महाकाव्य थे, पुराण थे, ठीक है, इन सभी को लिखा था, ठीक है। तो इन सभी को लिखा तो था उन्होंने, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो वो हिंदी नहीं समझते थे और संस्कृत वगैरह भी नहीं समझते थे। तो जब वो ये लैंग्वेजेस नहीं समझते थे तो उनको नहीं पता था कि इन बुक्स में क्या लिखा हुआ है। और जब वो यहाँ पे आए तो उनको यहाँ पे शासन करने में प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम किस तरह से हुई, हमारी सोच, अगर हमारा हिस्ट्री पता हो तब पर्सन हमारी सोच समझ पाएगा, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ तब समझ पाएगा। जो हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, विधवा विवाह नहीं होता था, ठीक है, ये सब चीज़ें जो थी वो ब्रिटिशर्स को नहीं पता थी। तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी काम करने में, ये कुछ गलत काम करें तो भी, और अगर ये कुछ सही भी करना चाहते थे तो भी हिंदुओं को इनके काम पसंद नहीं आते थे, क्योंकि हमारे जो जिस तरह के धर्म है उस तरह की हमारी मेंटेलिटी होती है। तो वहाँ पर इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, हम कुछ अच्छा भी करते हैं तो भी इनको दिक्कत होती है। तो अब दिक्कत ये है कि हम समझें कि एक्चुअल में ये इनको दिक्कत क्यों हो रही है, तो उसके लिए हमें इनकी हिस्ट्री समझनी होगी और इसीलिए इन्होंने हमारे इतिहास को जानना चाहा, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी कुछ हुआ। 1765 में बंगाल और बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया था। तब ये जो शासन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में काफ़ी कठिनाई हुई और इन्हें लगा कि अब हमें इनके बारे में, इनका जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, वो जान लेना चाहिए। इसके लिए 1773 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मनुस्मृति का अंग्रेज़ी में अनुवाद कराया, ठीक है। मनुस्मृति का अनुवाद कराया था और इसका नाम क्या था, अ कोड ऑफ जेंटल लॉज, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन कराया था इन्होंने, ठीक है, अ कोड ऑफ जेंटल लॉज। ये किसने कराया था, हॉलहेड ने, ओके, 1776 में कराया गया था, ओके, ठीक है। उसके बाद 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम का शोध संस्था इन्होंने स्थापित की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किसने की थी, ये सर विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट थे ये। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स, ओके, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो इस नाटक का इन्होंने अनुवाद कराया था इंग्लिश में। ये सब चीज़ें इन्होंने क्यों की, इन्हें जब ये प्रॉब्लम्स हुई तो फिर इन्होंने सोचा कि भाई अब क्या करें,
इन पे शासन किस तरह से किया जाए, किस तरह से रूल्स बनाए जाएं कि इनको भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब ये ईजिली मान लें, बिल्कुल एकदम से इनके धर्मों पर, इनकी सोच पर एकदम से हम कटाक्ष रूप से अगर वार करेंगे तो ये भी उसके बदले में हमें जवाब देंगे, जैसे कि 1857 की क्रांति में आपने देखा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ना हो, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इनकी हिस्ट्री जान लेना ज़रूरी है। इसके लिए ये सब चीज़ें हुई। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। ठीक है, ओके। उसके बाद भगवत गीता का भी इंग्लिश में अनुवाद कराया, ट्रांसलेट कराया, इसको 1785 में विल्किंस ने कराया था ये। ठीक है, ओके। उसके बाद और क्या, तो 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कराई थी, बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कराई थी। ठीक है, 1823 में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये वन डे एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना। ठीक है, अब सर विलियम जोन्स, इन्होंने बोला था कि जो यूरोपीय की जो भाषाएं हैं, यूरोपीय भाषाएं हैं, वो संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत मिलती हैं। इनका ऐसा बोलने से क्या हुआ, ऐसा बोलने से इसकी खोज करने के लिए, मतलब कि ये चीज़ जानने के बाद कि यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से काफ़ी मिलती हैं, इसके लिए जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन गहरी, मतलब इसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने सोचा, इसके लिए ये प्रेरित हुए कि भाई हमें भी इसको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद इस तरह की चीज़ हुई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड और कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद स्थापित हुए। ठीक है, इसी चीज़ के बाद, मतलब कि हमें भी संस्कृत को जानना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत जो है आपको पता है कि ज़्यादातर जो पूरे दुनिया है उसकी भाषाएं संस्कृत से काफ़ी मिलती हैं। संस्कृत बहुत सारी भाषाओं की जननी रही है। तो यही चीज़ है कि विलियम जोन्स ने बोला कि यूरोपीय भाषाएं जो है वो संस्कृत और ईरानी भाषाओं से मिलती हैं, और इसके बाद ये जो देश हैं, इन देशों ने सोचा कि हमें भी इनकी जो विद्या है उसका अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसके लिए। और 19वीं सदी में फिर क्या हुआ, इंग्लैंड और जो बाकी यूरोपीय देश हैं उनमें संस्कृत के आचार्य, संस्कृत को पढ़ाने वाले टीचर, ठीक है, इस मतलब कि एक संस्कृत का टीचर होगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसे पद स्थापित किए गए। ओके, तो ये चीज़ रही है उपनिवेशवादियों का योगदान। फिर उसके बाद 1857 का क्रांति। तो ये 1857 की क्रांति किस तरह से हुई थी, तो ब्रिटिश शासकों को उसके बाद ऐसा लगा कि हम जिन लोगों पर शासन कर रहे हैं, हम आए, हम शासन कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता। ये क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि जो बंदूक होती थी, बंदूक में जो उनको जो खोलनी होती थी मुंह से, उसमें गाय का मांस होता था। तो हिंदू धर्म में गाय कितनी इम्पोर्टेंट है, तो वही चीज़ है कि जो यहाँ के रीति रिवाज हैं वो इनको नहीं पता और ये काम करा रहे हैं। तो इस तरह से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, बहुत छोटी सी चीज़ पे स्टार्ट हुआ था। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, ऐसा नहीं है, बट स्टार्ट इतनी सी चीज़ पर हुआ। तो वही चीज़ है कि जिन लोगों पर हम शासन कर रहे हैं उनके रीति रिवाजों के बारे में हमें नहीं पता, तो उनके रीति रिवाज, उनके सामाजिक व्यवस्थाओं का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम उन पर अच्छे से शासन कर पाएंगे। तो इनको लगा कि नहीं, इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये 1857 की क्रांति के बाद इनको काफ़ी फील हुई ये चीज़। फिर जो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशन के लिए जो मिशनरी आए थे, ठीक है, जो धर्म हमारा जो धर्म था उसको बदलवा के क्रिश्चियन बनवाना जो चाहते थे, तो ये जो धर्म प्रचारक थे इन्होंने भी हिंदू धर्म को पढ़ना जानना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हिंदू धर्म में जो कमी है, हर धर्म में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो उनको वही चीज़ चाहिए थी कि भाई क्या कमियां हैं उनको हम दिखाएं। ठीक है, जैसे कि आजकल नेता क्या करते हैं, दूसरे की कमी दिखाते हैं। कमी सब में है, लेकिन दूसरे की कमी दिखाओ जिससे कि उसकी कमी सबको दिखने लग जाए, अच्छाइयाँ सब भूल ही जाते हैं। तो वही इन्होंने किया कि जो हिंदू धर्म में जो कमियां थी उनको जाने और फिर लोगों को बोलें कि भाई ये कमियां है तुम्हारे धर्म में, तो हमारे धर्म में तुम्हें ये फैसिलिटी मिलेगी, देखो तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो उनके धर्म को जानेंगे तभी तो ये चीज़ बोल पाएंगे, तो उनका धर्म परिवर्तन करवा सकें ये सब जान के। ठीक है, और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सकें। ठीक है, तो ये क्रिश्चियंस का ये काम था, ये मिशनरी जो आते थे
उनका ये काम था कि भाई धर्म परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाएँ। तो इन्होंने जो गरीब लोग थे उनको पैसे का लालच दिया, ठीक है। फिर उनको ये भी बोला कि आपको हमारे धर्म में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो आप चेंज कर लो और ये फैसिलिटी मिलेंगी। तो काफ़ी सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। प्लस हिंदू धर्म भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद इनके लिए मैक्स मूलर ने विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद कराया, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो हमारे धर्म ग्रंथ थे उनका अनुवाद कराया गया था। विंसेंट आर्थर स्मिथ, इनकी पुस्तक थी एक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश बताया गया है, जिसे ब्रिटेन शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। अब सबसे बड़ी बात थी कि हम किसी के ऊपर शासन कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने आप को गलत कैसे बोल दें? नहीं भाई, हम तो गलत नहीं हो सकते। कभी इंसान खुद को तो गलत बोलता नहीं है। तो दुनिया को सिखाने में ये लगा रहता कि नहीं नहीं, हम गलत थोड़ी थे, इन लोगों को कुछ नहीं आता था, हम तो इनके लिए अच्छा काम कर रहे थे। इनको तो पता ही नहीं थी कि राजनीतिक एकता कैसे होती है, एक दूसरे में लड़ने में लगे हुए हैं। काफ़ी हद तक इनकी बात कुछ सही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें राजनीतिक एकता के बारे में नहीं पता था। अशोक का साम्राज्य नहीं देखा हमने, ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें पता थी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इनको तो कुछ नहीं पता था, हम तो इनका उद्धार कर रहे हैं, हम नहीं होते तो ये तो कुछ नहीं कर पाते। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने बोली और इन्होंने बोला कि जो भारत देश है वो कैसा है, वो एक स्वेच्छाचारी शासन वाला देश है। ब्रिटिश शासन की जब आया तब इनको राजनीतिक एकता के बारे में पता चला। हमने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया और एक साथ हम चला रहे हैं, ठीक है, सब पे शासन किया। इनको तो पता ही नहीं था ये सब चीज़ें, ये तो अलग अलग आपस में लड़ रहे थे। हाँ, काफ़ी हिंदू राजा बाद में अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन पहले एक बड़ा राष्ट्र भी था, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये तो सभ्य भी नहीं है, इनको तो कुछ नहीं आता। तो फिर बाद में पता चला कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता पता चली, ठीक है। तो बाद में ये सब चीज़ें पता चली, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने इस तरह का बोला और बोला कि भाई इंडिया तो को तो कुछ नहीं आता, ये लोग तो ऐसे ही हैं, तो हम लोग इनका उद्धार करने के लिए आए हैं बेसिकली। तो फिर हमारे यहाँ के लोगों को लगा, तो ये वाली बुक है, ठीक है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इस तरह की इन्होंने बातें लिखी हैं। तो फाइनली फिर क्या हुआ कि इनकी सब ये फालतू की बातें सुनने के बाद हमारे जो राष्ट्र के जो लोग थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि भाई हम पीछे नहीं हट सकते, ऐसे हमारे देश की बहुत बुराई हो रही है, बहुत हो गया, अब तो सहन नहीं होगा। और हम आ गए बिल्कुल अपनी स्लीव्स चढ़ा के, हमने कहा नहीं अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो बातें थी वो बेसिकली भारत के जो विद्वान थे उनको, विशेषकर वो लोग जो दूसरे देशों से पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके आए थे, ठीक है, ये सब बाहर से आके सीख के आए, इनको बताया अरे तुम्हारे देश में तो कुछ भी नहीं, तुम हमसे बातें कर रहे हो, ठीक है, हम बताते हैं कि तो हमारे देश में क्या है। तो इस तरह से इनको काफ़ी एक ऐसा लगा कि हमसे चुनौती दे रहे हैं तो अब इसको एक्सेप्ट की जाए। और फिर इन लोगों ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, इनमें काफ़ी सारे नाम है ये: राजेंद्र लाल मित्र, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ठीक है, ये इनका टाइम है। ओके, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख सकते हो, ठीक है। पांडुरंग वामन कांडे, पुरालेखविद देवदत्त, रामकृष्ण भंडारकर, हेमचंद्र राय चौधरी, ठीक है, A.K. नीलकंठ शास्त्री, K.P. जायसवाल, A.S. अलकेतर, ये सभी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी। तो इनमें कुछ पढ़ लेते हैं। राजेंद्र लाल मित्र, इन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नामक एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? इंडो एरियंस नामक एक पुस्तक लिखी थी राजेंद्र लाल मित्र, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी। उसके अलावा R.G. भंडारकर सातवाहनों के दक्कन के इतिहास और वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण इन्होंने किया। महान समाज सुधारक थे। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन दिया था, ठीक है। विधवा विवाह हमारे यहाँ पहले नहीं होता था, जो एक कुरीति थी, ठीक है। हमारे देश में कुछ कुरीतियाँ रही हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनको बदलने के लिए भी हमें हमेशा सज्ज रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा हम इस चीज़ के लिए माने, एक्सेप्ट करें और इसको फिर चेंज करने की कोशिश करें, बिल्कुल। तो ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। जाति प्रथा जो थी वो गलत थी और बाल विवाह, ये कुप्रथाएं थी, उनका खंडन किया, ठीक है। तो बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये कुप्रथा है। और जाति प्रथा, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। विधवा विवाह जो है उसका समर्थन किया, क्योंकि विधवा विवाह अच्छी चीज़ है, ठीक है। उस जिस लेडी का हो रहा है उसकी लाइफ सही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ है। तो इस वजह से ये जो R.G. भंडारकर हैं, इनके बारे में है कि इन्होंने ये बुक्स लिखी और उसके बाद इन्होंने इन चीज़ों का समर्थन किया, ठीक है। ओके,
पुरालेखविद हैं देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। हेमचंद्र राय चौधरी, भारत ईसा पूर्व 10वीं सदी में, जो महाभारत का टाइम बोला जाता है, ईसा पूर्व 10वीं सदी, महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया इन्होंने। यहाँ से यहाँ तक का इन्होंने इतिहास लिखा। ठीक है। डी कौसम्बी जी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंग्लिश को अगर हिंदी में लिख दिया जाए तो वो कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाती है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी थी डी कौसम्बी। ओके, तो ये सारी बुक्स लिखी इन्होंने। प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया था। अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो है वो उत्तर भारत का जो इतिहास है वो लिखा गया है, दक्षिण भारत का इतिहास बहुत कम लिखा गया है। ठीक है, दक्षिण भारत का कम लिखा गया है, उस टाइम भी नहीं दिया था। इवन जो दक्षिण भारत के भी जो राइटर्स थे उन्होंने भी उतना दक्षिण भारत पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी। तो देखिए, ये जो राइटर्स थे इंडिया के, ब्रिटिशर्स ने जो लिखा उन्होंने इंडिया की छवि खराब करने के लिए लिखा। हमारे जो देश के लोग थे उन्होंने क्या किया कि अरे हम हमारी छवि खराब कर रहे हैं तो अब हम ना अपनी को वापस सुधारते हैं, तो इन्होंने उसको सही बताने के लिए किया। ठीक है, तो जो इतिहास जो भारत पर जो विदेशी लोगों ने तोड़ मरोड़ का बोला था, ठीक है, हमारी जो छवि खराब करने के लिए बनाया था, उसके बदले में इन लोगों ने क्या किया, उसको फिर सही बताने की कोशिश की। लेकिन उसमें दो तरह की चीज़ें, कुछ लोग ऐसे थे जो ये बोलते थे कि नहीं, इतिहास बहुत अच्छा था, ठीक है, हमें वापस उसी में जाना चाहिए, इतिहास में सब कुछ अच्छा था, जो भी कुछ चीज़ें थी वो सब अच्छी थी, धर्म व्यवस्था ये सब कुछ अच्छा था। तो वो सही नहीं है, जो चीज़ें खराब थी उनको भी हमें समझ लेना चाहिए और उनको सही करने की कोशिश करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दो तरह के लोग हुए। एक तो ऐसे जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं वो तो सब, मतलब उनकी बात पर आर्ग्यूमेंट करके कि नहीं आप जो बोल रहे हो वो सब कुछ गलत है, आपने कुछ भी सही नहीं बोला, नहीं वो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को बोल रहे थे कि नहीं कुछ गलतियाँ थी वो सही भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी। ओके, तो यहाँ हमने ये सब पढ़ा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।